गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस परिवार में स्वागत है। मैथ्स का आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सारे सब्जेक्ट पर हम एक सीरीज क्वेश्चन का संग्रह लेकर के आ रहे हैं और चाहेंगे कि आप लोग उस संग्रह को देखें जो आपकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं अच्छा साबित होगा और आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं नंबर सिस्टम का 10 या 15 क्वेश्चन जो भी है भी हम लोग देखेंगे। वो टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आया हुआ है, उसको हम रिवीजन के तौर पर देखेंगे और अच्छा लगेगा तो जरूर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने चाहने वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर करिएगा। और फीडबैक के रूप में हम चाहते हैं कि आप जरूर कमेंट करें कि आपको उस कंटेंट या ये पूरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो, फीडबैक आप जरूर दीजिए। चलिए बिना विलंब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन खूब लगाइए। प्रैक्टिस का ही समय है, प्रैक्टिस से ही आपकी तैयारी में परफेक्शन आ सकता है। बाकी खूब पढ़ने से परफेक्शन आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रैक्टिस करते रहिए चाहे जिस रूप में हो, और प्रैक्टिस को रोज करिए और प्रैक्टिस करने के बाद एनालिसिस करिए कि आपने जो किया उसमें कहां तक आप सही थे, क्या उसको करने का कोई और रास्ता था या उस पर और टाइम सेव किया जा सकता था। ये सारी चीजें जो है जो सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट बात होती है वो प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स नंबर सिस्टम का पार्ट 4 लिखा है, लेकिन आप ये समझिए कि नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन को मैं कंबाइंड करके, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत वैरायटी है, इसलिए हम क्वेश्चन ला रहे हैं कि आपको भी ये आइडिया रहे कि ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात किया है, सवाल ध्यान से समझिएगा। 720 के कुल कितने गुणनखंड है, यानी कि हाउ मेनी फैक्टर्स डज 720 हैव इन टोटल। इसका मतलब क्या है, पहले सवाल समझना जरूरी है। कह रहा है कि 720 को अलग अलग कितने नंबर डिवाइड कर सकते हैं। फैक्टर्स वही होते हैं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, या फैक्टर्स वो भी होते वही नंबर होते हैं जिसमें किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके दिए गए नंबर को निकाला जा सकता है। तो फैक्टर्स निकालने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको बता दूं कि क्या होता है फैक्टर निकालने का फॉर्मेट, उसको समझिए। जैसे अगर फैक्टर की बात होती है n का, तो आपको n को फैक्टर के फॉर्म में लिख लेना है x टू दी पावर a इंटू वाई टू दी पावर b इंटू जेड टू दी पावर c। यानी कि जब आपसे गुणनखंड पूछे तो पहले आप नंबर का गुणनखंड करिए, तो 720 का गुणनखंड करना है। अब यहां पर जो मेन आपका लॉजिक है टाइम सेव करने का, वो फैक्टर करने का तरीका है। तो 720 में आप देख रहे हैं कि जीरो है, जीरो का मतलब ये 10 लिया है और इधर 72 इंटू हो गया। अब 70 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। 72 जो है ये 36 गुना 72 होता है। 36 का मतलब होता है 4 इंटू 9। ठीक है, अब आप बताइए कि 4 में 2 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है और 2 यहां भी है 2 यहां भी है, यानी कि 2 और 1 3 और 1 4, अल्टीमेट ये 2 पे पावर 4 के रूप में चलेगा। 3 दो बार है तो 3 पे पावर 2 के रूप में चलेगा और 5 एक बार है तो ये 5 आएगा। अब आपको करना क्या होता है कि टोटल फैक्टर निकालते समय बस पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। पावर में एक ऐड करेंगे तो ये 4 1 5 होगा, ये 2 और 1 3 होगा और 1 और 1 2 होगा। अब इनको गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 दूना 30, यानी कि रिजल्ट में 30 आएगा और 30 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों एक ऐड करते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है जो मैं आपको बाद में समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखिए कि अगर टोटल फैक्टर निकालना है तो पहले हम फैक्टर करेंगे। और फैक्टर कैसा होगा भाई, तो फैक्टर हमेशा प्राइम होना चाहिए, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है, प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि जब आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये संख्या प्राइम नंबर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर 30। इसमें सम ऑफ फैक्टर की बात करता है जो मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूपीएससी एसएससी में आया हुआ है।
ट्रिपल एससी है, यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ है और ये लेखपाल में भी आया क्वेश्चन है। 1156 के कितने गुणनखंड है, पहला ही सवाल ये भी है 1156 के कितने फैक्टर्स हैं। 1156 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की ये बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊंगा, तरीका वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में था। फैक्टर करेंगे, प्राइम और पावर में एक जोड़ करके मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है मेरे भाई, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑलवेज ऑड होता है। याद रखिएगा कि अगर स्क्वायर नंबर है तो उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होगा ना वो हमेशा ऑड होगा। तो आप देखेंगे कि ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ऑड नंबर यही है केवल, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी कैसे सॉल्व करेंगे पिछला क्वेश्चन में आपको मैंने बताया है। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं। याद रखिएगा स्क्वायर नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑलवेज ऑड होगा और बाकी सारे नंबर एक्सेप्ट स्क्वायर जो भी होगा वो नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन। अगला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2011 का क्वेश्चन है। पूछा है क्वेश्चन में कि इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अभी फैक्टर्स बोल रहा था, अब केवल प्राइम फैक्टर्स। तो मेरे भाई प्राइम फैक्टर्स करने के लिए बेस को पहले प्राइम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 6 है, 6 का प्राइम में लिखेंगे तो 6 ये 2 इंटू 3 बनेगा और इसके होल पे पावर 6 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 3 इंटू 7 हो जाएगा और इसके पावर में 3 आएगा और इसको करेंगे तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, ये 37 पे पावर 3 होगा। अब आप बताइए कि अगर ये ब्रैकेट में है और होल पावर है, इसका मतलब पावर ये दोनों पर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 7 पे पावर 3 इंटू 37 पे पावर 3। अब ये दोनों 3 है तो अच्छा नहीं लग रहा है, इनको साथ में कर दिया जाए तो इसके लिए आप लिख सकते हैं 3 पे पावर 9। अब आपको प्राइम फैक्टर्स में करना क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो आप सारे पावर को ऐड कर दीजिए, 9 और 6 15, 15 3 18, 18 3 21 और 21 इसका करेक्ट आंसर होगा 30। ये 9 हो गया और ये 9 6 15, 15 और 3 18, 18 3 21 21। ये अलग, ये 6 और यहां पर ये दोनों मिलकर के 6 3 9, 9 6 15 हो गया, 15 और 3 18 हो गया, 18 और 3 21 हो गया। बच्चा ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, आप 12 की जगह 21 में इसको करेक्ट कर दे रहा हूं और आप इसका आंसर 21 समझेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स में मैं आपको बता दूं कि अगर n है और n अगर x टू दी पावर a इंटू वाई टू दी पावर b इंटू जेड टू दी पावर c है तो प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं प्राइम फैक्टर्स, वो प्राइम फैक्टर्स बराबर होंगे a प्लस b प्लस c। ठीक है, बस आपको पावर को ऐड कर देना है, वो प्राइम फैक्टर्स की संख्या हो जाती है। ठीक है, एक बार मैं फिर इसको चेक कर ले रहा हूं। 6 है तो ये 2 पे पावर 3 इंटू 3 सॉरी 2 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 6 के फॉर्म में चलेगा और यहां से 21 है तो ये 3 पे पावर 3 इंटू 7 पे पावर 3 चलेगा और ये 37 पे पावर 3 है। सारी पावर को जोड़ दे, 3 3 6 3 9 6 15 और 6 की सारे 21 इसका करेक्ट आंसर है। 21 ऑप्शन नंबर बी 12 लिखा गया, हो सकता है टाइपिंग में ये गलती हो गई हो, 21 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है, अब इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। दो कंजुगेटिव नंबर है और इन दोनों कंजुगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 9506 आ रहा है, उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब कंजुगेटिव नंबर क्या होता है बच्चा, जैसे 6 है तो 7 होगा, 5 है तो 6 होगा, 4 है तो 5 होगा, 8 है तो 9 होगा, यानी कि लगातार की दो संख्या कोई भी। अगर है कि इनको गुणा करने पर 9506 आ रहा है तो उन संख्याओं का योगफल बताना है, यानी कि सम विल भी पूछा गया है दोस्त नंबर, यानी इन संख्याओं को जोड़ने पर। अब यहाँ पे लॉजिक क्या ये कहता है कि हम तो अगर नंबर पूछा होता तो हिट एंड ट्रायल ऑप्शन से चले जाते, लेकिन आपसे दोनों नंबर का सम पूछा है। तो आप बताइए
कि अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 13 आएगा, इनको 11 आएगा, इनको 9 आएगा, इनको 17 आएगा। इसका मतलब कि कंजुगेटिव नंबर का, दो कंजुगेटिव नंबर का सम ऑलवेज जो होता है एक ऑड नंबर होता है, और ऑड नंबर के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला विकल्प नहीं होगा, ये वाला विकल्प नहीं होगा। अब रही बात दो नंबर है, अब आपको यहां पर क्लासिफाइड करना है 197 कौन से दो कंजुगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो आप कहेंगे सर 197 है, एक निकाल दिया जाए तो यहाँ पर ये 196 आएगा, और 196 जो होता है वो 196 का आधा करेंगे, 2 9 18, 2 8 16, 98 आएगा। तो एक 98 हो जाएगा और एक 99 हो जाएगा। अब मुद्दा यह है कि 98 इंटू 99 करने पर ये वाला नंबर आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई पर 2 आएगा, जबकि इकाई पर यहाँ पे 6 है। इसका मतलब कि ये नंबर भी हमारा नहीं हो सकता है। अब इसको करें 95 को 2 लगातार में बांटे तो एक निकाल देते हैं तो 94 हो जाएगा, और 94 194 का अगर आप आधा करते हैं तो 2 9 18, 2 7 14, ये हो जाएगा एक 97 और एक हो जाएगा 98। तो 97 98 की बात करें तो 8 7 56, इकाई पर 6 आ रहा है, इसका मतलब 97 और 98 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और 97 98 को गुणा करने पर ये आएगा और जोड़ने पर 195 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान बात समझ में आई कि जब भी कभी दो कंजुगेटिव नंबर का सम पूछेगा तो वो कभी इवन नंबर नहीं हो सकता है, जब भी आएगा तो वो ऑड में आएगा। और ऑड का ऐसा बंटवारा करेंगे जिसमें कि एक का डिफरेंस हो जाए। तो एक के डिफरेंस पर हम इधर लिए तो 98 99 आया, और इधर लिए तो 97 98 आया। 98 99 में यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा जो यहाँ पे नहीं है, और 7 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा जो यहाँ पर है। इसलिए 97 98 पर हमारा 155 करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक है, अगली बात, बीस क्रमागत संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस पूछा है। अब देखिए मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि अगर कंजुगेटिव नंबर है तो गैप रिमेन्स कांस्टेंट, यानी गैप उनके बीच हमेशा सेम होता है। विषम संख्या बोला है तो विषम संख्या दो के गैप पर आगे चलती है, दो के गैप पर दो जोड़ेंगे तो भी आगे, एक ऑड नंबर से दो जोड़ने पर दूसरा अगला नंबर आता है ऑड का, तो दो का डिफरेंस लेता है ऑड ऑड पे जाने के लिए। तो 20 नंबर है और सबसे बड़ा और सबसे छोटा का डिफरेंस पूछा है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का डिफरेंस पूछा है। तो जब सबसे बड़ा पहला नंबर होगा और सबसे सबसे छोटा पहला नंबर होगा और सबसे बड़ा जो होगा वो 20वां नंबर होगा। तो यहां से यहां की दूरी पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो आप बताइए कि पहला से 20वां के पास जब आप जाएंगे तो बीच में आपको 19 गैप मिलेगा, 19 गैप मिलेगा। और अभी मैंने बताया कि एक गैप कितना पर मिलता है, दो पर। तो 19 गैप में कितनी दूरी बनेगी, 19 दूना 38, और 38 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आजकल देख रहे हैं लगभग हर एग्जाम में पूछ रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके आईक्यू को टेस्ट करता है, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन होगा तो भी सॉल्यूशन कर लिया जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। और फिलहाल यहाँ पे सॉल्यूशन इसलिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 20 कंजुगेटिव नंबर केवल बोला है, तो कोई भी लगातार के 20 नंबर हो जाएंगे तो उनके बीच में पहला और आखिरी का डिफरेंस हमेशा 38 आएगा। ठीक है, अपने मन से यहाँ पे नंबर लिखना है, नंबर की कोई जरूरत नहीं है, ना कि इनके रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू दी है। अगला सवाल, ये एक सिंप्लीफिकेशन का स्ट्रक्चर दिया गया है, आप समझिएगा इसको, बस ऑब्जर्वेशन पैटर्न। ऑब्जर्वेशन पैटर्न क्या है कि स्क्वायर हो या क्यूब हो या पावर 4 हो या पावर कुछ भी नहीं, बस ऑब्जर्वेशन क्या करना है कि ऊपर जो डिजिट लिखा है उससे एक स्पेस ज्यादा नीचे होगा सेम नंबर। जैसे देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है तो नीचे दशमलव के बाद वही डिजिट दो अंक में आएगा। यहाँ भी एक है तो यहाँ दो आया है, यहाँ दो है तो यहाँ तीन आया है, यानी ऊपर और नीचे की संख्या सेम होगी, और डिफरेंस प्लेस का जो होगा एक ज्यादा होगा ऊपर वाले से। और जब कभी भी ऐसी बात आती है तो इसका आंसर अगर कुछ नहीं पावर है तो 10 आएगा, स्क्वायर पर 100,
क्यूब पर 1000, पावर 4 पर, यानी जितना पावर उतना 1 पर 0। ठीक है, तो यहाँ 2 पावर है तो 1 पर डबल 0 हो जाएगा और 1 पर डबल 0 का मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट का फॉर्मेट है। देखिए CHSL 2019 का ये क्वेश्चन है ना। तो जब कभी भी ये पैटर्न आपको बस ऑब्जर्व करना है कि ये गैप हमेशा एक ज्यादा रहेगा सिमिलर नंबर पर, पावर जितना 1 पे उतना 0 लगा देना है, और 2 पावर है इसलिए 1 पे डबल 0 हो जाएगा, 100 बन जाए। कल को यहाँ पे 3 पावर होता तो 1000 हो जाता, 4 पावर होता तो 10,000 होता, कोई पावर नहीं होता तो 10 हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस के करेक्शन में सिलेक्टेड क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा। इनका यूनिट डिजिट पूछा है, यूनिट डिजिट, और बच्चा यूनिट डिजिट का स्ट्रक्चर क्या मिलता है आपको भी मालूम है कि यूनिट डिजिट का जगह पर यूनिट डिजिट से ही मिलता है, उसमें अगले डिजिट यानी दहाई, सैकड़ा, हजार का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर ये डबल जो स्टार्टिंग के डिजिट है इसका कोई मतलब ही नहीं है यूनिट के लिए, तो मेरे पास 1 से लेकर के 9 तक की वैल्यू आएगी। और आपको मालूम है कि जब आप 1 से 9 तक लिखेंगे तो उसमें ऐसे आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके यूनिट निकालना है। तो आपके पास अगर 5 है और 5 के साथ ब्रह्मांड का कोई भी इवन डिजिट आता है मल्टीप्लाई में तो 0 बना देता है। 5 चाहे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो, चाहे 4 के साथ हो, चाहे 6 के साथ हो, चाहे 8 के साथ हो, मल्टीप्लाई करने पर यूनिट पर 0 आएगा। और एक बार यूनिट पर 0 आ गया तो 0 आगे किसी भी यूनिट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेट आंसर में 0 दे देगा, यानी यूनिट डिजिट इस पूरे प्रकरण का शून्य आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आरआरबी एनटीपीसी में भी आया क्वेश्चन, CHSL 2016 में भी आया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट डिजिट में केवल यूनिट डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि ये एक सीरीज है 99 से लेकर के 1 तक, या 1 से लेकर के 99 तक, बात बराबर है। और इस पूरे सीरीज को मैंने इस नंबर के इक्वल कर दिया, 3 पे पावर m इंटू n के रूप में लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर गुणा में थे उसमें सारे 3 का फैक्टर को मैंने एक साथ कर दिया, बाकी नंबर को मल्टीप्लाई करके मैंने एक साथ कर दिया। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 है, तो आप बताइए कि यहां पर भी तो 3 है ना, तो मैंने क्या किया कि 3 2 बार है तो मैंने इसको 3 पे पावर 2 अलग कर लिया, बाकी नंबर को गुणा कर दिया, ये 2 हो गया और 4 गुना 8 हो गया और 8 5 40 हो गया और 40 गुना 80 हो गया, यानी 3 पे पावर 2 इंटू 80 लिख दिया। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर में मैंने इस बात को कहा है कि आप इसमें पूरे 3 जितने होंगे गुणा के रूप में उन 3 को आप एक साथ कर लीजिए, बाकी नंबर को एक साथ कर लीजिए, तो बताइए 3 कितनी बार पावर में आएगा, यानी 3 जितनी बार गुणा में होगा उतना ही पावर आएगा। तो यहाँ पे 3 निकालना है आपको। सबसे बढ़िया तरीका होता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर या नंबर ऑफ किसी मैक्सिमम पावर अगर निकालना हो तो मैक्सिमम पावर 3 का निकालना है, तो जिस भी प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर, और देखिए जब भी मैक्सिमम पावर पूछता है ना तो ये हमेशा प्राइम नंबर का पूछता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जब कभी भी प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर पूछे तो बस आप ये देखिए कि ये एक सीक्वेंस में है कि नहीं, तो सीक्वेंस में कहेंगे हाँ जी सर ये 99 फैक्टोरियल यानी 1 से 9 तक 99 तक का मल्टीप्लिकेशन है। जिसका मैक्सिमम पावर पूछता है उसी की बेस से बड़ा नंबर को भाग देते हैं। 99 को भाग दीजिए 3 से, 33, पुनः 33 को 3 से भाग दीजिए 11। अब कहेंगे कि ये कब तक काम होगा, तो जब तक इधर बड़ा आएगा 3 से तब तक भाग देना है। फिर 11 को आप 3 से भाग दीजिए, 3 ही बार में जाएगा, इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है आपको, पॉइंट नहीं जाना है। और अभी 3 है, 3 भी 3 से कटेगा एक बार। अब आपको सारे इस फॉर्मेट को ऐड कर लेना है, यही 3 का मैक्सिमम पावर यानी कि 3 कितनी बार गुणा में आएगा ये बता देगा। तो 33 और 11 44, 44 और 3 47, 47 और 1 48, 48 इसका करेक्ट आंसर है, यानी 3 पे पावर 48 मिलेगा और बाकी नंबर गुणा होकर के n बनेगा। ठीक है, तो जब कभी भी किसी न भी प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर किसी फैक्टोरियल में या गुणा में फैक्टोरियल में पूछता है तो बड़ा नंबर को उस नंबर से डिवाइड करेंगे तब तक जब तक कि भागफल
उस प्राइम नंबर से छोटा ना आ जाए। फिर सारे क्वोशिएंट को यानी भागफल को आप ऐड कर देंगे, वही उसके पावर की संख्या होगी या मैक्सिमम पावर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें बोला है सबसे छोटा कौन सा नंबर है। बड़ा प्यारा सा सवाल है, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। सबसे छोटा नंबर आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए दो कंडीशन में आप बड़ा छोटा कंसीडर कर लेते हैं। पहला केस कि सबका बेस बराबर हो तो पावर के हिसाब से निकाल लेते हैं, या सबका पावर बराबर हो तो बेस के हिसाब से निकाल लेते हैं। अगर पावर सबका बराबर हो जाए तो जितना बड़ा बेस उतनी बड़ी वैल्यू, जितना छोटा बेस उतनी छोटी वैल्यू। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ना तो बेस सेम है ना पावर सेम है, लेकिन पावर में एक कॉमन बात दिख रही है, सारे पावर 12 से कट रहे हैं। तो सारे को 12 से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 5 60, ये हो जाएगा 12 3 36, ये हो जाएगा 12 4 48, ये हो गया 12 दूना 24। अब आपको 12 कॉमन से कोई मतलब नहीं, इसी को डिटरमाइन करिए। 2 पे पावर 5 32, 3 पे पावर 3 27, 5 पे पावर 4 625 और 7 पे पावर 2 49। तो 32 27 25 49 आ रहा है, और इसमें जो सबसे छोटा होगा वही पूरे में सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा बच्चा 27 है, और 27 कहां से आया है, 3 पे पावर 36 से, तो 3 पे पावर 36 इसका करेक्ट आंसर है। 3 पे पावर 36 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। जब कभी भी ऐसी बात है तो पावर को कॉमन हाईएस्ट फैक्टर से काटना है, ध्यान रखिएगा। एचसीएफ से यानी कि उनको काटने वाला सबसे बड़ा नंबर से काट करके हटा दी, जो कट गया उससे कोई मतलब नहीं, जितनी बार में कटा है बस उसी को पावर के रूप में लिखना है। अगला सवाल, इसका इकाई अंक पूछा है, फिर बात आ गई इकाई अंक की, ठीक है। अब बताइएगा साइक्लिसिटी, इकाई अंक साइक्लिसिटी। अभी मैंने बताया कि इकाई अंक की जब भी हम बात करते हैं, जब भी यूनिट डिजिट की बात होती है तो केवल यूनिट डिजिट का इस्तेमाल होता है, यानी कि यहाँ से 1 और 4 का कोई मतलब नहीं है। अब 7 पे पावर 101 है। अब क्या करेंगे कि 4 पावर 4 तक के बाद यूनिट की साइक्लिसिटी होती है कुछ नंबरों का, कुछ डिजिट का। तो पावर को सबके लिए ये बात है, पावर को 4 से काट दो, और जो कट रहा है उसको हटा करके जो बचेगा पावर उसी को लिखना होता है शेष को। और कभी कभी पूरा 4 से कट जाएगा तो आपको 4 ही लिखना है। अगर रिमाइंडर आता है तो यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, तो सवाल हो गया 7 पे पावर 1, और 7 पे पावर 1 का मतलब 7 होता है, यूनिट डिजिट आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर कल को मान लो यहाँ पे 100 होता, अगर यहाँ पे 100 होता तो 100 तो पूरा पूरा 4 से कटता, रिमाइंडर 0 आता, और जब रिमाइंडर 0 आता है तो बदले में पावर पे 4 लिखते हैं। रिमाइंडर 0 पर 4 लिखते हैं, और नहीं तो जो रिमाइंडर है वही लिख दिया जाता है, और यूनिट का बस इस्तेमाल करना है, बाकी डिजिट का कोई यूज नहीं करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, इसका भी यूनिट डिजिट निकालना है। फिर अभी वही बात मैंने बताया कि पावर को 4, देखो यूनिट पे बताना है तो दोनों को घटाने के बाद यूनिट पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1 का कोई मतलब नहीं है, ये अकेले 9 है। पावर को 4 से काटोगे तो ये कट जाएगा मेरे भाई 96, 4 से काटोगे तो 96 कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 3। तो ये सवाल हो गया 7 पे पावर 3 के पास, माइनस इसको 4 से काटोगे तो 48 कट जाएगा, यहाँ रिमाइंडर आएगा 1, तो ये हो जाएगा 9 पे पावर 1। अब 7 पे पावर 3 का मतलब होता है 343, और 343 में से 9 घटाओगे तो 3 में से 9 नहीं घटेगा तो ये 13 बन जाएगा, और 13 में से 9 घटेगा तो 4 आ जाएगा, 9 4 13 होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीजीएल 2014 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे भी समझिए कि अब जैसे इसका यूनिट तो 3 आ रहा है और इसका यूनिट 9 आ रहा है, 3 में से 9 घटाओगे तो आ जाएगा -6। अब ध्यान रखिएगा कि यूनिट कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, तो यूनिट अगर माइनस में आ गया तो उसको प्लस बनाने के लिए बस आपको 10 ऐड कर देना होता है, और 10 ऐड करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। करेक्ट आंसर इसका 4 है। मैं यहाँ पे तो पूरा से घटा दिया था ना, लेकिन अगर आपको यूनिट मिलता है और माइनस में आ जाता है वैल्यू तो आप 10 जोड़ करके उसको प्लस बनाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कुछ नहीं, इतना बड़ा सा एक क्वेश्चन दिया गया। आजकल ऐसे भी ट्रेंड में सवाल आ रहे हैं आपके टाइम को चेक करने के लिए, आपके स्मार्टनेस को चेक करने के लिए। 1998 का 1998 से गुणनफल क्या होगा, ठीक है। अब मुद्दा ये आ गया है कि 8 8 64, यानी कि इकाई पर 4 आएगा तो हर जगह इकाई पर 4 है। आप देख पा रहे होंगे
कि यहाँ पर 4 अंक है और यहाँ भी 4 अंक है और सेम नंबर है तो स्क्वायर होगा, और 4 डिजिट के नंबर का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो अमूमन 7 और 8 अंक में स्क्वायर आएंगे। तो 7 अंक और 8 अंक वाले हमारे उत्तर होंगे, बाकी कोई नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर 3 3 6 1 7, 3 3 6 2 8, 3 3 6 और 1 7, और 4 और 3 7, यानी कि 7 और 8 तो सब में है। तो अब मुझे यहाँ पर एक स्मार्ट अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा, और वो डेवलप क्या करना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इसके अलावा इनमें सारे डिजिट लगभग थोड़ा सा आसपास है, तो यहाँ हम डिजिट सम का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल सम का। तो देखो 8 और 1 9, 9 का मतलब C9 है, C9 का मतलब कैंसिल करिए 9 को 9 के बदले में 0 ले लीजिए, ठीक है। डिजिटल सम, तो ये खत्म 8 1 9 खत्म, ये 0 हो गया, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, यानी कि हमारा जो उत्तर है उसका डिजिटल सम 0 आना चाहिए, यानी 9 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए ये 9 खत्म हो गया, ये 9 खत्म हो गया, 4 2 6 6 4 10, 10 आ रहा है, तो 10 का मतलब 1 होता है, ये खत्म हो गया। यहाँ पर 9 खत्म 9 खत्म, 4 2 6 6 3 9, यहाँ पे 9 आ रहा है, होने के चांस है, ठीक है। यहाँ पर 9 खत्म 9 खत्म, 4 4 8 8 3 11, 11 का मतलब ये 2 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए था 9 या 0, तो ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे बात करें 9 9 खत्म हो गया, 3 2 5 5 4 9, यहाँ भी आ गया 9, तो 9 यहाँ भी आ रहा है, 9 यहाँ भी आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में हमारा कोई एक उत्तर होगा। 39 92 0 0 4, और यहाँ पे 3 बार 0 है और यहाँ पर 2 बार 0 है, बस खेल यहीं पर है। अब समझिएगा, अगर मैं 1998 को 2000 के समीप समझता हूं तो इससे ये 2 कम है, तो 1998 में से 2 घटा दिया जाए 1996 हो जाएगा, और इसके बाद इसको तुरंत 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, और 19 दूना 38 और 1 39, 39 92 आएगा, तो 39 92 यहाँ भी है, 39 92 यहाँ भी है। अब डिफरेंस कितने का था? 2 का, तो 2 का वर्ग करके आपको लिखना है, और वर्ग 3 अंक में होना चाहिए, क्योंकि 2000 में बेस पर जितने जीरो होते हैं स्क्वायर में उतना डिजिट लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 अंक में लिखेंगे तो 004 बनेगा, यानी कि 204 बनेगा, 204 हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। ये स्क्वायर को कैसे हम टेकल करते हैं उसका मैंने नियम बताया आपको, ठीक है। एक मैं क्लास लाऊंगा जिसमें आपको सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर क्यूब के लॉजिक क्या होते हैं उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल इनको गुणा करने पर ये आएगा, और ये इनका वर्ग है, इसका वर्ग ये होता है। अगला सवाल, ये दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके बराबर होता है। मेरे भाई ये ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के, ठीक, तो इस कंडीशन में ए बराबर बी बराबर सी होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ए बराबर बी बराबर सी होगा जब ये घटना आती है, तो क्योंकि इन सबको इधर लाओगे तो ये बराबर 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो पूरे कंडीशन में ए बी सी की वैल्यू तीनों को कुछ भी रखोगे बराबर में तो रिजल्ट सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। ए बी सी बराबर है, तो यहाँ पर हम बी के बदले में भी ए लिख सकते हैं, सी के बदले में भी ए लिख सकते हैं, ए और ए 2a हो जाएगा, और 2a में ए से भाग देंगे, ए से ए कट जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए के प्लस के बराबर है, तो यहाँ पे तीनों डेटा सेम होता है। अपने मन से कोई वैल्यू भी रख सकते हो, अगर ए को एक रखोगे तो बी भी एक हो जाएगा, सी भी एक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और एक 2 हो जाएगा, और 2 को 1 से भाग दोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 रखोगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और 4 को 2 से भाग दोगे 2 आ जाएगा, यानी कि तीनों बराबर होता है, अपने मन से कुछ भी रख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये सवाल अगर आ गया एग्जाम में तो इस सवाल को अब आजकल इसी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट भी पूछ दे रहा है, इसी में पूछ देगा कि इस पूरे वैल्यू का इकाई का अंक क्या होगा, तो अल्टीमेट आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, और इसको सॉल्व करने के लिए आप क्यूब लिख करके जोड़ नहीं सकते, इसका फॉर्मूला याद होगा तभी आप जोड़ सकते हैं। तो 21 से 40 तक के क्यूब का सम निकालना है। अब मेरे भाई ये 21 से 40 तक है, और मेरे पास एक क्यू से लेकर के एन क्यू तक का सम का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूला को किसी बच्चे को याद नहीं है
तो ये सवाल जिंदगी में नहीं हो पाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब रही बात कि 1 से स्टार्ट करने की बात कर रहा है, तो आपको करना क्या है, इस सीरीज में पहले आप 1 क्यू से लेकर के 40 क्यू तक जोड़ लीजिए और इसमें से 1 से लेकर के 20 तक को घटा दीजिए, तो आपके पास जो पूछा गया नंबर है वो आ जाएगा। तो 1 से 40 तक में क्या लिखेंगे, 40 n प्लस 1 41 बाई 2 का होल स्क्वायर, और 1 से 20 तक में n 20 लिखेंगे, 20 गुणे 21 बटे में 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां से इसको काट दिया जाए तो ये 20 हो जाएगा और 41 गुना 82 820 का होल स्क्वायर माइनस इधर से आप चलेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 21 दहिया 210 का होल स्क्वायर। अब यहां पर भी आप थोड़ा बुद्धि लगा सकते हो बच्चा, देखो 8 2 10 डिजिटल सम 1 आ रहा है और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, और यहाँ पर 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 1 और 9 आ रहा है स्क्वायर डिजिटल सम का स्क्वायर, और 1 और 9 का अंतर -8 आएगा, और -8 जब आता है ना तो प्लस में इसको 1 काउंट करते हैं, क्योंकि 9 पर ही हम चलते हैं, तो निगेटिव है तो 9 पॉजिटिव बनाने के लिए उसको 9 से घटाते हैं, तो 1 देखना है हमको कि कहाँ आ रहा है। 6 1 7 7 और 8 8 7 15 15 3 18 और 18 का मतलब होता है 8 और 1 9, ये नहीं होगा। 6 3 9 खत्म हो गया, 8 3 11 11 का मतलब 1 1 2, ये भी खत्म हो गया। यहाँ पर बात करें 6 2 8 8 16 16 और 3 19 19 का मतलब 9 और 1 10 10 का मतलब 1 होता है, ये आ रहा है। 6 4 10 10 8 18 18 और 3 21 और 21 का मतलब 3 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसको कैलकुलेशन करने से बढ़िया है कि यहाँ पे डिजिटल सम क्या हुआ, ये आया 8 2 10 10 का मतलब 1, और इधर 2 और 1 3 3 का स्क्वायर 9, 1 में से 9 घटाओगे -8 आएगा, और डिजिटल सम में जब निगेटिव में आती है वैल्यू तो 9 में से उसको माइनस करके पॉजिटिव बनाते हैं, या 9 में जोड़ करके पॉजिटिव बनाते हैं। तो हमें -8 नहीं चेक करना है, हमें 1 चेक करना है। कल को -2 आता तो 7 चेक करते हैं, -3 आता 6 चेक करते, -4 आता 5 चेक करते, ठीक है, पॉजिटिव वाला आपको चेक करना है। चलिए अगला सवाल, ये एक क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मेट है, आप इसको भी समझ सकते हैं। देखिए बार लगा है लेकिन इंटीजर पर, और अब तक हम लोग देखते हैं जनरली क्वेश्चन में रैकरिंग वाला क्वेश्चन पॉइंट के बाद डिजिट पर बार होता है, यहाँ पे पॉइंट के पहले बार होता है। तो बच्चा पॉइंट के पहले बार अगर इस तरीके से लिखा गया हो, x बार पॉइंट y अगर हो तो इसका मतलब होता है माइनस का x प्लस में 0.1, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, ठीक है। इसका मतलब कि ये सारे माइनस में है, ये सारे माइनस में है, तो 10 5 15 15 3 18 ऐसे हो गए, ठीक है। और सारे पॉइंट वाले को अगर हम जोड़ देते हैं, पॉइंट के बाद होती है तो ये माइनस का 18 प्लस, अब पॉइंट वाला जोड़िए तो पॉइंट में है 92 62 और 24, इसको आप जोड़ेंगे तो 4 2 6 2 8 आएगा, 9 6 15 और 2 17 आएगा, 1.78 आ गया। तो ये पॉजिटिव में है तो इसका मतलब 1 प्लस 0.78 है, और इधर क्या है माइनस का 18 है, तो 18 में से 1 चला जाएगा, माइनस का 17 आ जाएगा, लेकिन 17 पे बार लगेगा और 68 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70, तो 18 17 पे बार 78, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, ये नहीं ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये 78 है तो 78 यहाँ पर है, और 17 है तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से ये टॉप 15 क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो कि रेगुलर पूछा जाता है और पूछे गए प्रश्नों में आता है, जो पहले आया हुआ है, तो आप इसका रिवीजन करिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करिए।